उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ में हो रहे इस उपचुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालते नजर आएंगे। पार्टी ने इन उपचुनावों के लिए यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा एसपी सिंह बघेल और स्वतंत्र देव सिंह को भी स्टार प्रचारक बनाया है। कि ये वो 2 चेहरे हैं जो विकास और हिंदुत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि भले ही रण उपचुनाव का हो, लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव की झलक देखने को मिलेगी और दोनों सियासी योद्धा अलग जगाते नजर आएंगे। मैनपुरी की लड़ाई अब बेहद रोचक हो गई है, जहां पर एक तरफ आज अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर मुलाकात कर परिवार में एकता का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। इस सूची में बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। यानी कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा से लेकर सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर है, लेकिन लिटमस टेस्ट 2024 के चुनाव का है। एक तरफ मैनपुरी में डिंपल के लिए पूरा यादव कुनबा एकजुट हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जीत की रणनीति तैयार कर ली है। दावा है कि रघुराज शाक्य उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल एसपी सिंह बघेल ने संदेश दिया कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ाने तय करेंगी कि आसमां किसका है। यादव के बाद नंबर 2 पे वोट बैंक शाक्य है, जो आपके यहाँ कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी कहते हैं, और रघुराज सिंह शाक्य जिनको टिकट दिया है, मेरे साथ एमपी रहे। वो इटावा लोकसभा से 2 बार 1999 और 4 में एमपी रहे। और इसके अलावा जो जसवंत नगर विधानसभा आजकल मैनपुरी में, ये जसवंत नगर इटावा में होती थी, तो रघुराज वहाँ के एमपी रहे। तो ये उनके लिए कोई नई लोकसभा नहीं है। एक शेर सुनाई देता हूँ कि विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी कि आसमान किसका है। अखिलेश मैनपुरी को गढ़ की लड़ाई बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी इस चुनावी मैदान में विकास, बेहतर कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जैसे मुद्दे को भुनाना चाहती है, और इसके लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही बयान जारी कर दिया है। कमल खिलेगा, लाखों वोटों के अंतर से खिलेगा। श्री रघुराज शाक्य जी मैनपुरी लोकसभा से सांसद बने। सर कोई खास चीज आज टिप्स लेके गए आप? नहीं, हम लोगों का एक ही मंत्र है और एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा प्राथमिकता पे, कार्यकर्ता का सम्मान प्राथमिकता पे, गुंडागर्दी से मैनपुरी और जैसे प्रदेश मुक्त वैसे मैनपुरी भी मुक्त करने के लिए सबको आवश्यक। मैनपुरी में एक तरफ डिंपल यादव हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के रघुराज शाक्य। रामपुर में एक तरफ बीजेपी से आकाश सक्सेना है, तो समाजवादी पार्टी से आसिम रजा। वहीं खतौली में एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी है, तो आरएलडी से मदन भैया। इन तीनों सीट में से 2 सीटों पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो 1 सीट पर बीजेपी का। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर इस बार बीजेपी कब्जा करना चाहती है। तो रामपुर में आजम खां की सीट पर भी बीजेपी ने नजर टिका कर रखी है। ऐसे में रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर का रण समाजवादी पार्टी के लिए साख का, तो आजम खां के लिए नाक का सवाल है। ऐसे में दोनों को बचाने के लिए पार्टी ने आसिम रजा पर भरोसा जताया है। विवादित बयान में मिली सजा से विधायकी जाने के बाद आजम खां एक बार फिर से सियासी रण में नजर बनाए हुए, लेकिन इस बार वो खुद के लिए नहीं बल्कि आसिम रजा के पक्ष में वोट मांगते दिख रहे हैं, क्योंकि आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। बीजेपी की शिकायत पर आजम का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो दूसरी तरफ आजम खां के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले आकाश सक्सेना समाजवादी पार्टी को टफ फाइट दे रहे हैं। आज नॉमिनेशन के वक्त वो काफी कॉन्फिडेंट दिखे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। जिस माहौल में हो रहा है, जिस वजह से हुआ है, आपको पता है, लेकिन हाँ, चलने चुनाव है। जैसे हमने चुनाव पहले लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। रामपुर की जनता आजम खान साहब के साथ है। ये मोहब्बतों का शहर है। आजम खान ने 50 साल यहाँ मोहब्बतें बांटी हैं। ये सारा रामपुर आप जो दिख रहा है, उनका सजाया और संवारा हुआ है।
हर इलेक्शन में रामपुर की जनता ने आजम खान साहब का जवाब मोहब्बत से दिया है। 10 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। 11वीं बार भी यहाँ से अब 5 दिसंबर को वही विधायक चुने जाएंगे। जो मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे दोबारा मैदान में उतारा है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और परम आदरणीय पिता समान सुरेश खन्ना जी और माननीय नकवी साहब ने जो कहा है वो एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब रामपुर नगर विधानसभा में खिलने वाला है, इतिहास रचने वाला है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज 50 सालों से भी जो मुद्दा है वो रोजगार का है। उसी मुद्दे को लेके चलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक ज़माने में रामपुर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर का नाम द्वितीय स्थान पर आता था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन सारे उद्योगों को बंद करवाया और रामपुर के युवाओं के हाथों से कलम को छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं देने का काम किया। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने आज नामांकन कर दिया और इसी के साथ उन्होंने जीत का दावा भी किया और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन के बाद बीजेपी नेताओं ने खतौली में कमल एक बार फिर से खिलेगा, ये दावा किया। खतौली की जनता का हमने विकास करो और खतौली की जनता हमारे साथ है। जी, क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच जाएंगी और जनता को बताएंगी? बहन बेटियों का रहेगा, बहन बेटियों को सुरक्षा करेंगे और जो किसान भाई हैं उनके गन्ने का मूल सही रेट पे दिवाएंगे और दिया जा रहा है। हाँ। आपको मालूम है कि आपके विपक्ष में कौन है? गठबंधन प्रत्याशी कौन है? अजी विपक्ष तो बहुत है विपक्ष नहीं, उन्हें हमारे साथ है। हाँ। उनके बारे में कहा जा रहा है वो बाहुबली है। बाहुबली तो है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो हमें जो गरीब कैंडिडेट है या भारी है वे किसी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है, सब परिवार के साथ मिलकर लेकर चलते हैं। बिल्कुल है बाहुबली, बताया ना, पणी की ठोड़ पे सब खुदे मार दे यहाँ। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो लोग चौधरी सिंह की नीतियों की बात करते थे, चौधरी साहब ने कभी दागियों को, बाहुबलियों को, बदमाशों को प्राश्रय नहीं दिया। अब पता नहीं क्या हो रहा है, एक पार्टी विशेष तो ऐसा काम है। कपिल देव जी चुनाव लड़े तो उनके सामने अपराधी, अब हमारी राजकुमारी सैनी प्रत्याशी है तो उनके सामने अपराधी। हम अपराधी को तो खत्म कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो और जो अंतर है खत्म कर देंगे। इस बार जो अंतर रहेगा जीत का, आप कह रहे हैं कि ये अंतर विक्रम सैनी जी की जीत से बड़ा अंतर होगा। अगर विक्रम सैनी की जीत से कम से हम जीते तो मुझे लगता है नैतिक हार होगी, तो अंतर उससे बड़ा ही होगा। खतौली की जनता से अपील करता हूं कि सब लोग घरों से निकल करके एक वोट कमल चुनाव चिन्ह के बटन दबाकर बहन राजकुमारी सैनी को प्रदान करें और ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाएं। मैनपुरी में आज अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हम जीतेंगे, खतौली भी जीतेंगे और रामपुर भी जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जीत ही जीत है और लोगों का आशीर्वाद पूरी तरह से भाजपा के साथ। इधर शिवपाल सिंह यादव खुद को रोक नहीं पाए और एक बार फिर नेताजी के सम्मान की खातिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। जब बात परिवार की आई तो शिवपाल यादव ने बहू डिंपल यादव की बात तुरंत मान ली। अखिलेश यादव उन्हें मनाते रहे, लेकिन बात उन्होंने बहू की मानी और संदेश दिया कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। मैनपुरी चुनाव से पहले शिवपाल यादव एक बार फिर से कॉन्फिडेंट हैं और मुलायम सिंह यादव के सम्मान की खातिर अखिलेश के साथ सियासी मैदान में उतर आए हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, चाचा से आखिर बात बनी कैसे, ये भी जान लीजिए। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सिंपैथी कार्ड खेला, बहू डिंपल ने शिवपाल यादव को अप्रोच किया और शिवपाल से साथ आने की अपील की। तो मुलायम सिंह यादव के सम्मान का हवाला भी उन्हें दिया गया और ऐसा माना जा रहा है कि गढ़ बचाने के लिए शिवपाल ही आखिरी रास्ता बचे थे और इसका भी जिक्र किया जा रहा है कि शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बना दिया गया है। लिस्ट में 7वें नंबर पर उनका नाम है। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। मैनपुरी की महाभारत में सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है। तस्वीरें चाचा भतीजे की मुलाकात की हैं। जब डिंपल को लेकर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे, परिवार में जारी विवाद को लेकर यह तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद में जुट गए हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश और डिंपल दोनों ने ट्वीट कर लिखा,
कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। इससे पहले एसपी ने मैनपुरी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में भी शिवपाल यादव का नाम शामिल किया गया। लिस्ट में अखिलेश यादव, आजम खान, जया बच्चन समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। शिवपाल यादव ने भी बुधवार को सैफई में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मैनपुरी में डिंपल का समर्थन करने के लिए कहा था। हालांकि वो बात और है कि डिंपल यादव के नामांकन दाखिल करते वक्त न तो शिवपाल यादव दिखे थे और न ही उनके बेटे आदित्य यादव। उधर चाचा भतीजे की मुलाकात पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव को चुनाव में आ ही गई चाचा की याद। अरुण राजभर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अखिलेश मजबूरी में चाचा के दर पर गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया, शायद इस मैनपुरी लोकसभा चुनाव में ये उनको मालूम हो गया कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए एक सहारा चाचा का लेना पड़ेगा और चाचा का सहारा लेने के लिए वो उनके दरवाजे तक पहुंच गए। कल तक तो चिट्ठी जारी कर रहे थे कि आप स्वतंत्र हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, तो आप स्वतंत्र चिट्ठी जारी कर देते हैं। जब मुसीबत में आ जाते हैं कि अब हमें वोट चाहिए, तो उनका वोट लेने के लिए उनके चरण में चले जाते हैं। बहरहाल ये मुलाकात जरूरी है या मजबूरी, ये तो चाचा भतीजे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन चुनाव में विरोधियों के लिए न मिलना भी सियासी है और मुलाकात भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब ये भी जान लीजिए कि अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी में शिवपाल यादव जरूरी क्यों हैं। 2019 में मुलायम सिंह यादव की जीत का मार्जिन बहुत कम था, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी 94,384 कम वोट से दूसरे नंबर पर थी, यानी कि सिर्फ 94,000 वोटों से ही पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी और इसलिए उपचुनाव में मुकाबला बेहद खास होने वाला है। इसके अलावा मैनपुरी की विधानसभा सीट से एमएलए हैं शिवपाल। सीट पर मुलायम के बाद शिवपाल की अच्छी खासी पकड़ भी है और शिवपाल के आने से जसवंत नगर में मजबूती मिलेगी। तो जसवंत नगर, जहां से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, अगर वो साथ आ जाते हैं, सबसे ज्यादा लीड यहीं पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने हासिल किया था। 63,000 वोटों से ज्यादा की लीड यहीं पर थी, तो इसलिए जसवंत नगर के शिवपाल सिंह यादव का साथ आना बहुत जरूरी था। और बीजेपी के रघुराज शाह के शिवपाल के करीबी भी रहे हैं। शाह के वोट बैंक पर भी सेंधमारी हो सकती है, ये भी अखिलेश यादव को उम्मीद है। 2024 के चुनाव से पहले परिवार की एकता का संदेश भी अखिलेश यादव की ओर से देने की यह कोशिश है। ज्ञान वापी केस में आज बहुत बड़ा दिन था। कोर्ट ने फैसला भी दिया। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज महेंद्र पांडे की अदालत ने विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका जो दाखिल की गई थी, उस याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की ओर से खुशी भी जाहिर की गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज के फैसले में कोर्ट ने क्या कहा और इस फैसले के बाद आगे क्या क्या होगा। आज के फैसले की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने डिमांड रखी थी कि यहां पर वर्शिप एक्ट लागू होता है, इसलिए हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य नहीं है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। उधर फैसले में हिंदू पक्ष की मांग मान ली गई, जिसके बाद हिंदू पक्ष के अधिकार की भी मांग मानी गई है, उस पर सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की 3 मांगों पर सुनवाई आने वाले दिनों में होगी। कोर्ट ने 2 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख रखी है और आगे क्या क्या होगा, जिसमें साफ है कि हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। जो डिमांड्स हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई है, पूजा की इजाजत का अधिकार और साथ ही इस पूरे एरिया में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की डिमांड रखी गई है। इसके अलावा लोअर कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, ये विकल्प अभी उनके पास बचा हुआ है। ज्ञान वापी परिसर को लेकर आज एक अहम फैसला आया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने किरण सिंह की तरफ से दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी। मामले में याचिकाकर्ता किरण सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ की अनुमति मांगी थी। अब कोर्ट मामले में 2 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा।
क्रिमिनलिटी पे जो याचिका थी मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया की, उसको खारिज कर दिया है। बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर है और ये तीसरा लगातार उनको डिफीट है इस मामले में। इसके पहले 91 के मुकदमे में और सिंगार गौरी के मामले में भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। ये तीसरा लगातार ये ऑर्डर, इस प्रकार कोर्ट ने ये माना है कि ये मामला जो है सुनवाई योग्य है और ये सुनवाई होगी इसकी यहाँ पे अदालत में। तो ये बहुत बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट है। जिस ज्ञानवापी परिसर का ये मुद्दा है उसी में मुस्लिम पक्ष का मस्जिद भी है। मस्जिद के ठीक बगल में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है। दावा है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनवाया था। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर हिंदू समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। अयोध्या के संत समाज ने खुशी जताते हुए कहा है कि ये निर्णय हिंदू पक्ष के लिए आगे चलकर भी निर्णायक होगा। कोर्ट ने जो किया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जितने भी सर्वे हुए हैं, जो भी किया गया है, वहाँ शिवलिंग का मिला है और उसके साथ साथ यह जो मांग रही वो बहुत पहले से सिंगार गौरी की पूजा होती रही, महिलाएं पूजा करती रहीं और उसी पर रोक लगा था। तो इसलिए कोर्ट सबूत के आधार पर निर्णय देता है। देखिए, निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए ये बहुत ही सुखद संयोग बन करके आया है और जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हुए हैं जग जाहिर है और उनका फैसला तो आना ही था। वहीं अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि हमने कोर्ट के निर्णय का पहले भी सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे, फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए। देखिए, हमारे देश का संविधान जो है, जो भी है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैसला कोर्ट का जो भी होता है उसको सभी मानते हैं। अगर फैसला किसी के हक में नहीं आता तो आगे की कोर्ट में भी जाते हैं। जहां तक विवाद की बात है तो ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लेते हैं। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। बहरहाल मौजूदा समय में ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने केवल कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से यहाँ नमाज पढ़ते आए हैं। इन लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर देखें तो अब कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष के दावे पर तो मुहर लगी ही है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। ये सनातनियों के लिए सुखदायी खबर से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बाद अब श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग, इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और ज्ञानवापी पर फैसले की ABCD हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने भी हमें समझाया। कैसे विस्तार से और बहुत आसान शब्दों में उन्होंने इसको समझाया है, वो भी देखिए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी हैं। अनुपम जी, बड़ी जीत आप लोगों को मिली है, किस ग्राउंड पर माने कि किस ग्राउंड पर आप लोगों को ये मामला सुनवाई योग्य अदालत ने माना? देखिए, ऐसा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 में जो है इस एप्लीकेशन जो अंजुमन इंतजामिया पक्ष द्वारा दाखिल किया गया था 35 का, उसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है और आज जो है हमारे मुकदमे को पोषणीय सुनवाई के योग्य मान लिया और पोषणीय मान लिया। इसमें देखिए ग्राउंड बेसिकली ये रहता है कि प्लेंट के अवेयरमेंट्स को देखा जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इवन अगर 1% भी चीज़ें ये हैं कि 1% चीज़ों में से भी कुछ चीज़ें निकल कर आ सकती हैं, तो भी ऑर्डर 7 रूल 11 में उस प्लेंट को खारिज नहीं किया जाता, वो प्लेंट चलने योग्य होता है। तो इसमें बहुत सारी, जबकि इस मुकदमे में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आगे एविडेंस आएगा तो पता चलेंगी, तो इसलिए यह मुकदमा सुनवाई योग्य माननीय न्यायालय ने माना है। अगली तारीख 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? 2 दिसंबर को देखिए ऑर्डर 39 पर सुनवाई होनी है और रिटर्न 39 क्या है? ऑर्डर 39 देखिए इंट्रीम एक एप्लीकेशन हमारी है, तो इंट्रीम एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। इंट्रीम एप्लीकेशन हमारी तुरंत पूजा पाठ की मांग की गई है उसमें, तो उस पर सुनवाई होनी है और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है हमारी ऑर्डर 39 की। 2 दिसंबर को हम प्रेस करेंगे उसको। उसके लिए आप लोग क्या दलील देने जा रहे हैं जो पूजा के अधिकार? देखिए, अभी तो खैर उस विषय पर ज़्यादा यहाँ डिस्कशन करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये पब्लिक फोरम है, लेकिन हाँ ये आप जान लीजिए कि एक इंट्रीम इंजंक्शन एप्लीकेशन हमारा बचा हुआ है, उस पर हम सुनवाई करेंगे। उस दिन हम उसको प्रेस करेंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है। उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे मजबूत नेता कौन है, ये साबित करने की इन दिनों होड़ सी मची हुई है। अब 21 नवंबर को 2 बड़े नेताओं प्रीतम सिंह और हरीश रावत की प्रोग्राम की तैयारी है और नजर इस बात पर होगी कि हरिद्वार और देहरादून में कौन कौन दिखता है और कौन नेता कितना दम दिखाता है।
21 नवंबर को दो बड़े नेता अपना प्रोग्राम करेंगे। सीनियर नेता प्रीतम सिंह सरकार को घेरने के लिए सचिवालय कूच करेंगे, तो हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। तो सवाल है कि क्या प्रीतम सिंह सचिवालय कूच से शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और हरीश रावत हरिद्वार में पद यात्रा करके लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। प्रीतम सिंह प्रदर्शन को सांकेतिक बता रहे हैं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। वहीं हरीश रावत का कहना है कि मेरा प्रोग्राम पहले से तय था और दूसरे प्रोग्राम में नेता देने कोई न कोई जरूर आएगा। कूच होता है, सांकेतिक कूच है, कोई ऐसा थोड़ी है कोई प्रीतम सिंह शक्ति प्रदर्शन करने जा। सांकेतिक कूच है, सरकार को जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये इस उत्तराखंड के ऐसे मुद्दे हैं जिनको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। मैं तो पहले से तय कर चुका हूं और ये बुलाएंगे तो हम यहाँ भी करके फिर जरा देर में कर लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सब चीजों में हाँ, और फिर कोई बात नहीं, कहीं हम चले जाएंगे, कहीं हमारे बच्चे चले जाएंगे, ये तो न्योता निभाना होता है। प्रदेश कांग्रेस के कमान करण माहरा के हाथों में, जिन्होंने बद्रीनाथ और हर की पैड़ी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, पर हरीश रावत प्रीतम सिंह में कोई नहीं पहुंचा। वहीं पहले से तय प्रोग्राम की वजह से करण माहरा शामिल नहीं होंगे, जबकि यशपाल आर्य के मुताबिक वो हर जगह होंगे। मंच भले अलग हों, मन एक है। मैं तो चाहूंगा कि मैं हर कार्यक्रम में शिरकत करूं, प्रतिभाग करूं, कोशिश होगी, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है, परिवार का कार्यक्रम है। सबका लक्ष्य एक है, ध्येय एक है, मकसद एक है कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस एकजुट हो, कांग्रेस खड़ी हो। तो अलग अलग मंच हो सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत हमारी साफ है कि मन भी एक है, दिल भी एक है, हम सब एक हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रोग्राम हो तो बड़े नेता दूरी बना लेते हैं और अब बड़े नेता खुद अपने प्रोग्राम करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। पर जब पार्टी और नेताओं में ही तालमेल नहीं होगा तो प्रदर्शन, पद यात्रा चाहे हरिद्वार में हो या देहरादून में, हाल सुधरने वाला नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।